डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मैलिस। तो लॉ ऑफ मैलिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ मैलिस? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए बीम ऑफ completely plain polarized light is incident on the analyzer, the resultant intensity of light I transmitted from the analyzer varies directly as the square of the cosine of the angle theta between the plane of transmission of analyzer and polarizer। तो इसमें लॉ ऑफ मैलिस में हमें क्या बताया गया है कि व्हेन ए बीम ऑफ कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि हमारे पास अगर कोई कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और उसको हम किसी एनालाइज़र पे इंसिडेंट करा रहे हैं, किसी एनालाइज़र पे हम उसको इंसिडेंट करा रहे हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइज़र, तो एनालाइज़र में से जितनी इंटेंसिटी की लाइट ट्रांसमिट होगी दैट वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वेयर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइज़र एंड एनालाइज़र। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पे ये हमारी जो होती है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इसने कहा है कि जब भी हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी एनालाइज़र पे इंसिडेंट कराते हैं तो उस एनालाइज़र में से कितनी लाइट की इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी वो डिपेंड करती है स्क्वेयर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइज़र एंड पोलराइज़र। यानी कि जो एनालाइज़र में से इंटेंसिटी निकल के आएगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा जो होता है वो एंगल होता है एनालाइज़र के और पोलराइज़र के बीच के, एनालाइज़र और पोलराइज़र के प्लेन के बीच में एंगल होता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये हमें यहाँ पे बताया गया है, ये डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कोई भी पोलराइज़र है, ये हमारे पास कोई भी पोलराइज़र है, ये टर्मोलिन क्रिस्टल भी हो सकता है, निकोल प्रिज्म भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक पोलराइज़र है। तो इसके ऊपर फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये हमारी जो है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट में ये सभी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो हमारे पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें कट है, इसमें हमारे ये जो कट है ये ऐसे लगे हुए हैं पोलराइज़र में से, तो इसमें से केवल वही वाइब्रेशंस निकलेंगे, इसमें से केवल वही वाइब्रेशंस निकलेंगे जो कि इसके पैरेलल होंगे। तो इसमें से इसके पैरेलल वाले जो वाइब्रेशंस हैं, यानी कि इसमें से जो लाइट निकल के आएगी उनके वाइब्रेशंस कैसे होंगे, ऐसे। तो ये वाली जो लाइट है, ये जो लाइट है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट थी। तो जैसे ही हमने उसको पोलराइज़र में से ट्रांसमिट किया तो ये वाली जो लाइट है ये हमारी पोलराइज्ड लाइट होगी, ठीक है। और जब ये पोलराइज्ड लाइट हमारी, जब ये पोलराइज्ड लाइट, तो लॉ ऑफ मैलिस क्या कहता है कि जब ये पोलराइज्ड लाइट हमारी किसी भी एनालाइज़र पे इंसिडेंट होती है, जब ये पोलराइज्ड लाइट हमारी किसी भी एनालाइज़र पे इंसिडेंट होती है तो इस एनालाइज़र में से जो लाइट निकल के आएगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, इसीलिए इसको कोसाइन स्क्वायर रूल भी कहते हैं, ठीक है। कि जब भी हमारे यहाँ पे ये हमारी पोलराइज्ड लाइट है और ये पोलराइज्ड लाइट जब हम हमारी इस एनालाइज़र के ऊपर इंसिडेंट करेगी, तो ये हमारा एनालाइज़र है, तो इस एनालाइज़र में से जो भी लाइट हमारी निकल के आएगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा जो है हमारे किस किस के बीच का एंगल है, यानी कि ये अगर हमारा पोलराइज़र है, ठीक है, तो मान लो ये हमारा जो है पोलराइज़र है, तो ये वाला ये जो है ये पोलराइज़र का प्लेन हो गया, और मान लो ये हमारा एनालाइज़र है तो ये एनालाइज़र का प्लेन हो गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा, दोनों के बीच में पोलराइज़र और एनालाइज़र के बीच का जो एंगल है, ठीक है। तो ये अगर हम इसका प्लेन देखें तो ये इसका एंगल हो गया, और ये अगर हम इसका प्लेन देखें तो दोनों के बीच में, पोलराइज़र और एनालाइज़र के बीच में जितना एंगल है दैट इज़ थीटा, ठीक है। तो ये हमारा कोसाइन स्क्वायर रूल हो गया कि जब भी हमारी कोई पोलराइज्ड लाइट हमारी किसी एनालाइज़र के ऊपर स्ट्राइक करती है तो एनालाइज़र में से जो लाइट हमारी ट्रांसमिट होगी उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा जो है वो हमारे
थीटा जो है वो हमारे प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइज़र एंड एनालाइज़र के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे पोलराइज़र और एनालाइज़र के बीच का एंगल जो होगा वो हमारा थीटा होता है। तो ये हमारा यहाँ पे फिर दिया गया था इसमें हमारा लॉ ऑफ मेलिस में कि जब भी हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो हमारी किसी भी एनालाइज़र पे इंसिडेंट होती है तो उसमें से जितनी इंटेंसिटी आई निकल के आएगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। और थीटा जो है एंगल है एनालाइज़र और पोलराइज़र के बीच का एंगल होता है। इसका मतलब आई जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी रूल को हम क्या कहते हैं, कोसाइन स्क्वायर रूल भी कहते हैं। आई जीरो जो इंटेंसिटी है ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, आई ज़ीरो इज़ द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइज़र पी। ये जो आई ज़ीरो इंटेंसिटी है ये पोलराइज़र में से पास होने की बाद की इंटेंसिटी है। आई ज़ीरो जो इंटेंसिटी है वो पोलराइज़र को क्रॉस करके जो हमारी लाइट जा रही है वो इंटेंसिटी है, और आई नॉट जो हमारी एनालाइज़र में से निकल के आएगी। ठीक है, तो ये हमारी इंटेंसिटी है। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। द एबव डिस्कशन शोज दैट intensity of the light coming from the single polaroid is half of the incident light। तो हमारा अगर एक पोलराइज़र है तो उसमें से जो हमारी लाइट निकल के आती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 50% हमारी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये अनपोलराइज्ड लाइट है और इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पे कितनी दी गई है, इसकी इंटेंसिटी जो है वो आई ज़ीरो है। अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आई ज़ीरो है, और जब हम उसको इस पोलराइज़र में से क्रॉस कर रहे हैं तो इस पोलराइज़र में से क्रॉस करने के बाद जो हमें लाइट मिलेगी ये वाली जो लाइट है ये हमारी पोलराइज्ड लाइट है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो 50% रिड्यूस हो जाती है। यानी कि अगर ये आई ज़ीरो है तो ये इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये आई ज़ीरो बाय 2 होगी। और फिर कोसाइन स्क्वायर रूल के हिसाब से जब ये वाली इंटेंसिटी आई ज़ीरो बाय 2 है ये फिर हमारी किस पे स्ट्राइक कर रही है, ये हमारी एनालाइज़र पे स्ट्राइक कर रही है। तो एनालाइज़र में से हमारी जितनी लाइट निकल के आएगी वो किसके बराबर होगी, आई ज़ीरो बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी ये जो एनालाइज़र में से ये जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट निकल के आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी होगी आई ज़ीरो बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगी। तो इसमें फिर यहाँ पे दिया गया है कि बाय पुटिंग, अगर हमने एक पोलराइड लगाया है, एक पोलराइड लगाने से इंटेंसिटी जो है वो 50% हमारी रिड्यूस हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे 2 पोलराइड लगा लें, अगर हम सेकंड एक और पोलराइड लगा लें तो उसमें इंटेंसिटी 50% और रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि 2 पोलराइड लगा के हम इंटेंसिटी को जो है 0 भी कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द क्या हमें करना क्या है, बाय एडजस्टिंग द एंगल बिटवीन द 2 पोलराइड्स। दोनों पोलराइड्स के बीच के एंगल को हमें एडजस्ट करना है और उसके हिसाब से हम इंटेंसिटी को जो है वो 0 भी कर सकते हैं। तो ये इसने बताया है कि जब हमारा पोलराइज़र और एनालाइज़र दोनों पैरेलल है, तो जब हमारे पोलराइज़र और एनालाइज़र हमारे पैरेलल है, पोलराइज़र और एनालाइज़र हमारे पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास कोसाइन स्क्वायर रूल है। अगर पोलराइज़र और एनालाइज़र दोनों हमारे पैरेलल हैं और यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी +-1 होगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो हमें यहाँ से मिलेगी। तो जब दोनों पोलराइज़र और एनालाइज़र पैरेलल होते हैं तो उसमें से जो लाइट हमारी निकल रही है, इमर्जेंट लाइट है, उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन जब हमारे पोलराइज़र और एनालाइज़र दोनों परपेंडिकुलर हैं, पोलराइज़र और एनालाइज़र हमारे अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर हमारे पोलराइज़र और एनालाइज़र दोनों पैरेलल हैं तो इंटेंसिटी
जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी I0 के बराबर। लेकिन अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, एक हमारा इस तरीके से है और दूसरा हमारा ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इंटेंसिटी हमारी कितनी आएगी? 0, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो ये हमारा कोसाइन स्क्वायर रूल होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया गया हमें, ये एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया गया है, टू पोलराइड्स आर ओरिएंटेड with their planes perpendicular to the incident light and transmission axis making an angle of the 30 degree with each other. What fraction of incident unpolarized light is transmitted? तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो पोलरॉइड हैं, दोनों पोलरॉइड को जो है हम क्या कर रहे हैं, रोटेट किया है हमने इस तरीके से कि दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, एंगल 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फिर हमें यहाँ पे बताना है what fraction of incident unpolarized light is transmitted, कि जो unpolarized light है उसका कितना फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो ये हमारे पास डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। तो अनपोलराइज्ड के लिए हम ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास एक ये हमने ये इस तरीके की, अगर हमारे पास ये हमने एरो भी लगाया है और ये डॉट भी लगाया है, तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर ये ऐसे हमने एरो लगाया है और इसके ऊपर अगर हमने डॉट भी लगाया है, तो ये वाली जो है, ये हमने यहाँ पे डॉट भी लगाया है, तो दूसरी भी अगर हमने एरो भी लगाया है और डॉट भी लगाया है, तो ये वाली जो लाइट होती है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है। और ये हमारा प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। तो अगर हमारे पास एरो के साथ साथ हमने यहाँ पे डॉट भी लगाया है तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। और पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, या तो ये हमारा ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे या तो अगर हमने ये एरो लगाए हैं तब ये वाली जो लाइट है ये हमारी पोलराइज्ड लाइट होगी, या फिर यहाँ पे फिर हम क्या लगाएं, ये वाले जो वाइब्रेशन है ये वाले जो होंगे ये पैरेलल वाइब्रेशंस होते हैं और यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी। और अगर हमने यहाँ पे ऐसे खाली डॉट लगाए हैं तो ये भी हमारी कौन सी लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे ये जेड हमारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है और यहाँ पे हमने अगर एरो के ऊपर क्या लगाया है, यहाँ पे हमने डॉट भी लगाया है, एरो के साथ साथ अगर हमने यहाँ पे डॉट भी लगाया है, तो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट होगी, ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन अगर यहाँ पे हम सिर्फ एरो लगा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये एरो लगा रहे हैं ऐसे, इसमें डॉट नहीं लगा रहे हैं, तो ये वाली जो होगी ये हमारी पोलराइज्ड लाइट होगी विद इट्स वाइब्रेशन पैरेलल टू द, ये वाले जो वाइब्रेशन है पैरेलल होंगे हमारे ये वाले वाइब्रेशंस। लेकिन अगर हमने इसमें एरो की जगह हमने अगर यहाँ पे डॉट का यूज़ किया है, एरो की जगह अगर हमने यहाँ पे डॉट का यूज़ किया है, तो ये वाली जो लाइट होगी, ये वाली लाइट भी क्या होगी, ये वाली लाइट भी हमारी पोलराइज्ड होगी। और ये वाला जो डॉट वाला सिंबल होता है ये किसके लिए होता है, यानी कि ये वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं दे आर परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। ये तो डॉट वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये जो हमने डॉट लगाया है यहाँ पे, ये वाले जो डॉट हैं ये हमारे परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं और ये वाली लाइट जो है पोलराइज्ड लाइट होती है। तो ये ध्यान रखना हमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइट है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है। इसके बाद फिर ये किसी क्रिस्टल में से क्रॉस करती है, यानी कि ये पोलराइज़र है। फिर पोलराइज़र में से ये जो लाइट निकल के आ रही है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। फिर पोलराइज़र में से ये जो लाइट निकल के आई है ये किस पे स्ट्राइक कर रही है, ये हमारे एनालाइज़र पे स्ट्राइक कर रही है। और फिर हमें पता है, और पोलराइज़र और एनालाइज़र के बीच का जो एंगल है थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पे 30 डिग्री दी गई है। और ये हमारी इमर्जेंट लाइट है, ये हमारी इमर्जेंट लाइट है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कितना हमारी कितना फ्रैक्शन, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कितना फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो हमारा ट्रांसमिट होगा। तो ये अनपोलराइज लाइट है, पहले ये पोलराइज़र में से क्रॉस करती है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है। ये प्लेन पोलराइज लाइट फिर एनालाइज़र में से क्रॉस करती है, और ये वाली हमारी इमर्जेंट लाइट है। तो हमें ये देखना है कि कितना परसेंटेज ऑफ इमर्जेंट लाइट हमारी जो है वो ट्रांसमिट होती है, और प्लेन ये पोलराइज़र और एनालाइज़र के बीच का जो एंगल है वो हमें कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो हमें पता है कि जब ये पोलराइज़र में से मान लो कि यहाँ से ये जो अनपोलराइज लाइट है इसकी इंटेंसिटी मान ली हमने आई डैश है, तो जब ये फर्स्ट वाले पोलराइज़र में से निकल के आएगी, इस वाले पोलराइज़र में से निकल के आएगी, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो हमारी 50% रिड्यूस हो जाती है। तो इस पोलराइज़र में से ये जो फर्स्ट नंबर का पोलराइज़र है इसमें से जाने के बाद इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो हमारी आई डैश बाय 2 हो जाएगी। और फिर ये जो सेकंड वाला एनालाइज़र है, जब वो उस सेकंड वाले एनालाइज़र में से हमारी जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वो क्या फॉलो करेगी, कोसाइन स्क्वायर रूल को फॉलो करेगी। तो वो उसमें से जो निकल के आएगी वो होगी हमारी आई डैश बाय 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसकी वैल्यू को पुट करके हमारे पास तो यहाँ पे जो हमारी इमर्जेंट इंटेंसिटी है, यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू पुट कर दी 3/4। तो यहाँ से जो हमारे पास आई निकल के आया, ठीक है, तो आई हमारे पास निकल के आया 3/8 इंटू आई डैश। ठीक है, अब हमें यहाँ से पूछा गया है यहाँ पे कि कितना, हमसे पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट इज़ ट्रांसमिटेड, कि अनपोलराइज लाइट का कितना फ्रैक्शन जो है वो हमारा ट्रांसमिट हुआ है, अनपोलराइज लाइट का कितना फ्रैक्शन हमारा ट्रांसमिट हुआ है। तो ये वाली जो इंटेंसिटी थी, यहाँ से जो हमारी इंटेंसिटी थी वो आई डैश है, और जो हमारी निकल के आई है वो हमारी आई है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई अपॉन आई डैश इंटू 100%, ये हमें फाइंड आउट करना है कितना फ्रैक्शन जो है, यानी कि आई अपॉन आई डैश इंटू 100% हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये निकाल लिया हमने यहाँ पे निकाल लिया कि जो आई बाई आई, यहाँ से हमने निकाल लिया कि जो आई है वो 3/8 आई डैश के बराबर है। तो यहाँ से हम आई बाई आई डैश निकाल लेंगे, वो 3/8 आएगा, और इसका अगर हम 100% निकालेंगे तो ये इसका आंसर आएगा हमारा 3/8 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा ये आंसर आएगा 37.5%। तो ये लाइट हमारी यहाँ पे ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि ये अनपोलराइज लाइट है, ये पहले फर्स्ट वाले पोलराइज़र में से जाएगी। तो मान लो हमने इसकी इंटेंसिटी आई डैश मान ली, तो फर्स्ट वाले पोलराइज़र में से जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो आई डैश बाय 2 हो जाएगी। और जब ये सेकंड वाले एनालाइज़र में से जाएगी तो इसमें से जो निकल के आएगी वो होगी आई डैश बाय 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो वहाँ से फिर हम इसके फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है लॉ ऑफ मेलिस के द्वारा हम बता सकते हैं कि जो ये हमारी इंटेंसिटी होती है जो हमारी एनालाइज़र में से निकल के आती है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन स्क्वायर ऑफ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइज़र एंड प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइज़र। तो ये क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की हम जो है पोलराइजेशन और ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव यानी कि जो मैकेनिकल वेव है हम उसको कैसे ट्रांसमिट यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव यानी कि जो हमारी वेव्स होती हैं, जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं वो हमारी कैसी वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स जो होती हैं हमारी, हमें पता है कि जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं वो हमारी ट्रांसवर्स नेचर की होती है। एक तो हमारे पास होती है साउंड वेव, हमने पढ़ा था कि जो हमारी साउंड वेव होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। साइन वेव जो होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो हमारी लाइट वेव होती है वो हमारी ट्रांसवर्स होती है। जो हमारी साउंड वेव होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो हमारी लाइट वेव होती है वो हमारी ट्रांसवर्स होती है।
तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि वाइब्रेशन जो है टू एंड फ्रो होते हैं, ये जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। और ट्रांसवर्स का मतलब कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं, अप एंड डाउन। तो लॉन्गिट्यूडनल में जो वाइब्रेशंस हैं ये होते हैं हमारे टू एंड फ्रो। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे साउंड वेव के केस में जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं ये हमारे टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस होते हैं। और इलेक्ट्रो वेव के केस में जो हमारी लाइट होती है, लाइट के केस में हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो अप एंड डाउन होते हैं। अगर ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशंस के अप एंड डाउन ये हमारे होते हैं। तो इस तरीके से ये वाली जो साउंड वेव है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, और जो लाइट वेव होती है उसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। तो फिर इसमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास लाइट जो होती है, हमें पता है कि जो हमारी लाइट है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है और ये ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव होती है। जैसे ही हम इसको किसी ऐसी स्लिट में से पास करते हैं, किसी नैरो स्लिट में से पास करते हैं, so that plane of vibration of the wave is parallel to the slit, then the wave passes through the slit with its vibration being unaffected and the wave is said to be plane polarized। तो इसमें यहाँ पे ये दिया गया है, इस वाले डायग्राम में हमने देखा कि ये जो लाइट है हमारी, ये हमारा कोई भी हमारा यहाँ पे स्लिट है। तो हमने ये जो स्लिट बनाया है सिर्फ इतना पोर्शन जो है, हमने ये कोई कार्डबोर्ड ले लिया है और उस कार्डबोर्ड में से हमने सिर्फ एक स्लिट बना दी है, यानी कि लाइट के जाने की जगह बना दी है। क्योंकि लाइट जो है वो उसमें जो हमारे वाइब्रेशंस हैं वो हमारे ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स का मतलब वो हमारी उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो हमारे कैसे होंगे, अप एंड डाउन हमारे जो होंगे, इस तरीके से वाइब्रेशंस होंगे, अप एंड डाउन इसके वाइब्रेशंस होंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें ये वाली वेव जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, तो जब ये इस स्लिट में से क्रॉस करेगी तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो एज इट इज़ बिना अफेक्ट हुए ही वो सारे के सारे वाइब्रेशंस जो हैं इस स्लिट में से निकल जाएंगे। तो इसके जो वाइब्रेशंस हैं विदाउट बीइंग अनअफेक्टेड वो इसमें से पास हो जाएंगे। और वेव को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड वेव। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्रांसवर्स वेव है और उस ट्रांसवर्स वेव को अगर हम किसी स्लिट में से क्रॉस करते हैं, तो क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में हमारे मोशन अप एंड डाउन होते हैं, तो वो जो अप एंड डाउन मोशन है वो स्लिट में से उसके जो वाइब्रेशंस हैं विदाउट बीइंग अनअफेक्टेड वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे इस नैरो स्लिट में से क्रॉस हो जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट इज द पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग कि स्कैटरिंग फिनोमिना के द्वारा भी हम जो है पोलराइजेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोलराइजेशन का जो है स्कैटरिंग फिनोमिना के द्वारा भी पोलराइजेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पोलराइजेशन ऑल्सो अकर्स व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड while traveling through a medium. Polarization also occurs when light is scattered while traveling through a medium. When light strikes the atom of a material, it will often set the electrons of those atoms into the vibration. The vibrating electron then produce their own electromagnetic wave that is radiated outward in all the possible direction. This newly generated wave strikes the neighboring atom, forcing the electrons into the vibration with the same original frequency. तो इसमें ये दिया गया है कि कैसे जो है हमारा स्कैटरिंग के फिनोमिना के द्वारा जो हमारा पोलराइजेशन है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसमें बताया गया है कि जब भी लाइट हमारी स्कैटर होती है, जैसे ही वो किसी मीडियम में से क्रॉस करती है, यानी कि लाइट जब भी हमारी किसी मीडियम में से क्रॉस करती है तो उसमें जो लाइट है वो हमारी स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये फिनोमेना कैसे होता है, तो जैसे ही किसी भी मटेरियल में से जब हमारी लाइट क्रॉस कर रही है तो जो लाइट के एटम है वो उस मीडियम के एटम के साथ में स्ट्राइक करते हैं। लाइट जो है उस मीडियम के एटम के साथ में स्ट्राइक करती है और फिर लाइट जो है उस लाइट जिस एटम के साथ में स्ट्राइक करती है तो उस एटम को वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है और उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाता है। और हमें पता है कि कोई भी जो वाइब्रेटिंग चार्ज, कोई भी जो एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल होगा या वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा, उसमें से क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल, हमें पता है एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी हमने देखा कि जब भी लाइट हमारी किसी भी मीडियम में से क्रॉस कर रही है तो उस मीडियम के जो एटम है ये उस एटम के साथ टकराती है, तो अपनी एनर्जी ये एटम को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं तो उसमें वो एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। तो उसमें से भी फिर क्या प्रोड्यूस होती है, उसमें से भी फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ये प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई है ये भी फिर हर डायरेक्शन में, ये भी जो हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुई है ये भी हर डायरेक्शन में जाती है। और इसके रास्ते में जो भी एटम आते हैं, मान लो इस ये वाली वेव जो है ये इस वाले एटम के साथ में टकराई है, और ये वाली वेव इस वाले एटम के साथ टकराई है, ये वाली वेव जो है इस वाले एटम के साथ स्ट्राइक करती है, तो ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी वाइब्रेट कर देती है, यानी कि यहाँ से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होगी। और ये जो सेकंड वेव हमारी गई थी ये इस एटम के साथ में, सेकंड वाली वेव जो है इस एटम के साथ में स्ट्राइक करेगी, तो इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है इनमें वाइब्रेशंस हो जाएगा और यहाँ से फिर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। ऐसे ये जो हमारा थर्ड एटम है, तो जो थर्ड वेव है वो थर्ड एटम के साथ टकराएगी और उसके इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट कर देगी और उसमें से भी जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी। तो इस तरीके से ये वाला सारा फिनोमिना होता है। तो ये वाला सारा फिनोमेना होता है। तो इसमें ये दिया गया है कि ये जो हमारे वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये रेडिएटेड आउटवर्ड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वो सभी डायरेक्शंस में जो हैं वो प्रोपेगेट हो जाती हैं और जहाँ जहाँ उनको फिर और एटम मिलते हैं ये वाली वेव्स उन एटम्स के साथ स्ट्राइक करती हैं। तो ये जो नई वेव हमारी प्रोड्यूस हुई हैं ये फिर इनके नेबर में जो भी एटम्स होंगे उनके साथ स्ट्राइक करेंगे, उनके साथ स्ट्राइक करने से जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वाइब्रेट कर देगी और इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से हमें पता है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी और वो सेम फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ लाइट वेव कॉजेज द लाइट टू बी स्कैटर्ड अबाउट द मीडियम। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार पहले तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है फिर दोबारा एमिशन होता है। तो हमने देखा था कि पहले जो हमारी लाइट वेव आई थी तो फिर वो उस एटम के साथ टकराती है तो वो एटम जो है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमने देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन फिर वाइब्रेट होते हैं तो उसमें से फिर एनर्जी निकलती है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक बार तो वेव एब्जॉर्ब हो रही है और एक बार वेव जो है वो दोबारा ट्रांसमिट हो रही है। तो इसी तरीके से बार बार हमारा क्या होता है यहाँ पे एमिशन एंड बार बार यहाँ पे लाइट वेव्स का क्या हो रहा है, जो हमारी लाइट वेव्स हैं उसका बार बार जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है और बार बार जो है उसका री एमिशन हो रहा है। तो इस तरीके से पूरे मीडियम में हमारी जो लाइट है, पूरे मीडियम में हमारी जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, पूरे मीडियम में जो लाइट है वो हमारी स्कैटर हो जाती है। फिर ये हमें डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारी जो सनलाइट है, मान लो कोई भी जो लाइट सोर्स है ये उसकी लाइट है और ये जो है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है और जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट हमारी किसी मीडियम में से क्रॉस करती है तो ये मीडियम का कोई भी एटम हो गया, एटमॉस्फेयर का एटम भी हो सकता है, तो ये इस एटम के साथ में यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। तो फिर हम देख रहे हैं कि इससे टकरा के जाने वाली जो लाइट है वो हमारी क्या होती है, जो ऑब्जर्वर के पास में जा रही है वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारी सनलाइट है, यहाँ पे भी ये जो सनलाइट है जब भी ये हमारी किसी भी मीडियम में से ये सनलाइट हमारी एटमॉस्फेयर में से क्रॉस कर रही है तो ये जो हमारी लाइट आ रही है ये हमारी पोलराइज्ड लाइट है। तो क्योंकि इसमें ऐसे सिंबल भी लगा हुआ है और ऐसे सिंबल भी लगा हुआ है तो ये दो सिंबल इसमें लगे हुए हैं, एरो वाला भी और डॉट वाला भी, एरो वाला भी और डॉट वाला भी। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइट है ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है।
तो ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि इसमें एरो भी लगे हैं और डॉट भी लगा है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट जो कि हमारी सनलाइट है और ये हमारी एटमॉस्फेयर में से क्रॉस हो रही है, तो फिर ये एटमॉस्फेयर के एटम के साथ में स्ट्राइक करती है। तो इसके स्ट्राइक करने से जो हमारी स्कैटर्ड लाइट है, तो वो स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो हमारी पोलराइज्ड होती है। तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि ये जो स्कैटर्ड लाइट है ये हमारी पोलराइज्ड है। इसमें हम देखें कि ये वाली जो स्कैटर्ड लाइट है इसमें सिर्फ यहाँ पे हमें जो दिए गए हैं यहाँ पे ये डॉट डॉट दिए हैं, इसका मतलब ये वाली जो लाइट है ये हमारी पोलराइज्ड लाइट है। यानी कि जब भी हमारी सनलाइट किसी एटमॉस्फेयर में से ट्रैवल करती है तो एटमॉस्फेयर के एटम के साथ में वो टकराती है, और टकराने के बाद में जब वो ऑब्जर्वर की तरफ जाती है तो वो हमारी पोलराइज्ड हो जाती है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये डॉट जो होते हैं, ये डॉट किसके लिए होते हैं, ये परपेंडिकुलर के लिए होते हैं। ये जो डॉट है ये हमारे परपेंडिकुलर के लिए होते हैं यहाँ पे। तो ये जो डॉट है ये हमारे परपेंडिकुलर के लिए हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तो जो हमारा पोलराइजेशन, जो हमारी ब्लू लाइट जो है, हमारे स्काई का जो ब्लू कलर है, ये भी हमारा क्या होता है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ द पोलराइजेशन। तो दिस इज़ द पोलराइजेशन, तो दिस इज़ द पोलराइजेशन ऑफ ब्लू स्कैटर्ड लाइट फ्रॉम द स्काई। तो स्काई में से जब भी हमारी सनलाइट ट्रैवल करती है तो वो लाइट अनपोलराइज्ड होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे एटम्स होते हैं उनके साथ टकरा के जो लाइट हमारी स्कैटर्ड हो जाती है वो हमारी पोलराइज्ड होती है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग contributes to the blueness of our sky. This scattered light is partially polarized. तो ये जो लाइट होती है ये हमारी पार्शली पोलराइज्ड होती है, और इसी स्कैटरिंग के प्रोसेस से हमारा जो स्काई है वो हमें कैसे कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का जो है वो स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। स्काई का जो ब्लू कलर होता है इसी प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग की वजह से होता है, और ये जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो हमारी पार्शली पोलराइज्ड लाइट होती है। Therefore polarization by scattering is observed as the light passes through the atmosphere. तो जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में से हमारी लाइट क्रॉस करती है तो उसमें कौन सा फिनोमिना होता है, पोलराइजेशन होता है। और ये पोलराइजेशन कैसे होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। और जब ये स्कैटर्ड लाइट हमारी आँखों में जाती है, आँखों में एंटर करती है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये एक चमक सी प्रोड्यूस करती है हमारी आँखों में, ग्लेयर प्रोड्यूस करती है। एंड दिस प्रॉब्लम कैन ईजली बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ पोलरॉइड फ़िल्टर। तो अपने सनग्लासेस में हम पोलरॉइड फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फ़िल्टर के इस्तेमाल से क्या होता है, जो हमारी लाइट है उसका हिस्सा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और जो ग्लेयर है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें यहाँ पे फिर मान लो कोई भी जैसे हमारी रोड है, यहाँ पे जब हमारी रोड जो है बहुत ही गर्म होती है, तो जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि आगे जो है वाटर के होने का हमें एहसास होता है कि पानी है, या बहुत ही जो शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही शाइनी ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारे टकरा के वापस जाती है, तो वो जो लाइट होती है वो पोलराइज्ड होती है। तो वो लाइट जो है जब टकरा के वापस जाती है तो वो लाइट जो है थोड़ी सी पोलराइज्ड हो जाती है, और पोलराइज्ड उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो फिर हम एंटी ग्लेयर वाला जो स्पेक्स यूज़ करते हैं, एंटी ग्लेयर वाले स्पेक्स में फिर हम क्या लगा देते हैं, इसमें हम एक वर्टिकल पास लगा देते हैं। वर्टिकल पास, इसका मतलब इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो जो हैं वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरीके से फिर हम एंटी ग्लेयर वाला जो ग्लासेस है, एंटी ग्लेयर वाला हम जो इस्तेमाल करते हैं अपना स्पेक्स। तो एंटी ग्लेयर का मतलब कि जब भी हमारी सनलाइट शाइनी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है या आसमान में स्कैटर्ड होके आती है, तो हमको पढ़ने में या देखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी ग्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम अपने स्पेक्स में एक पोलरॉइड फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें यानी कि ये जो शाइनी ऑब्जेक्ट से टकरा के जो लाइट आती है उसमें जो
कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर पोलराइड फिल्टर में हम क्या लगा देते हैं, वर्टिकल पास लगा देते हैं, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन के हैं वो ही इसमें से क्रॉस होंगे और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हैं वो इसमें से क्रॉस नहीं हो सकते। तो इसमें जो हमारी लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो हमारी लाइट है उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही जो है इसमें से क्रॉस हो सकता है, और पार्शली पोलराइज लाइट का है जो ये इसमें ब्लॉक हो जाती है और जो ग्लेयर है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाती है।